साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये बुक है एनसीईआरटी की। दोस्तों ये बुक है हमारी एनसीईआरटी की दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई है। दोस्तों अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी की पूरी इसमें 6 से लेकर 12 तक आपको मिलने वाली है। देखिए दोस्तों इसमें हम कौन कौन से चैप्टर को कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों इसमें दोस्तों हम सौर मंडल में पृथ्वी का एक चैप्टर को पूरा कर चुके हैं और आज का जो हमारी क्लास होगी वो होगी अक्षांश एवं देशांतर पर आधारित। साथ में हम पृथ्वी की गतियों को करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, इसको भी पूरा कर लेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। दोस्तों इसमें पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों दी गई हैं, तो हम एक एक करके दोनों को कवर करने वाले हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए दोस्तों इसमें सारे चैप्टर दिए रखे हैं और जो आज की जो हमारी क्लास है उसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के, उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर को करेंगे। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है हमारा जो रह गया था पिछली क्लास में। प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये दोस्तों आर्यभट्ट थे। याद रखिएगा दोस्तों आर्यभट्ट। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आगे देखिए दोस्तों एक प्रश्न और है हमारा, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों पृथ्वी से हमें केवल चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, एकदम सही है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। दोस्तों ये वाला गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा का अपने अक्ष पर परिक्रमा करना और पृथ्वी का चक्कर लगाना दोनों बराबर लगभग 27 दिन में पूरा होते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ए एकदम सही हो जाएगा। पहला कथन सही हो जाएगा और हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। दोस्तों ये देखिए ब्रैकेट में दे रखा है स्रोत नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में दोस्तों 21 जुलाई दे रखा है 1969। तो 20 जुलाई और 21 जुलाई ये दोनों दे रखी, इनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक बात है दोस्तों, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम उल्कापिंड कहते हैं। ये तो एकदम सही है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, उसको आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों ये भी सही है, दोनों कथन हमारे सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। याद रखिएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार जिसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर।
ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर। ये हमारा अगला चैप्टर देखिए दोस्तों, इसका जो पहला प्रश्न है, विषुवत व्रत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों विषुवत व्रत, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत व्रत दोस्तों ये हमारी 0 डिग्री रेखा होती है। विषुवत व्रत 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है, ठीक बात है। विषुवत व्रत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। दोस्तों ये भी सही है। जैसे कि दोस्तों ये गोला हो गया, इसमें दोस्तों हमारी बीच में हो जाती है 0 डिग्री, ये दोस्तों सबसे बड़ी रेखा होती है। इससे जैसे कि ऊपर को ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो क्या हो, ये घटते जा रहे हैं व्रत। देखिए दोस्तों इसमें व्रत हमारे क्या होते हैं, छोटे हो रहे हैं, तो ये वाला भी सही है। विषुवत व्रत उत्तर या दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। दोस्तों ये वाला इसमें गलत है। विषुवत व्रत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को हम दोस्तों अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश कहते हैं। ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसकी व्याख्या देखिए, केवल कथन 1 और 2 ही सत्य हैं। विषुवत व्रत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत व्रत से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों कर्क रेखा, सभी को पता है कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, और ये दोस्तों भारत उत्तर दिशा में किसके, दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में है भारत। तो ये दोस्तों हमारी विषुवत रेखा हो गई, इसके ऊपर हो गई कर्क रेखा और इसके नीचे हो गई मकर रेखा। तो ये दोस्तों दक्षिण हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। देखिए दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से होकर गुजरती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से। उत्तर ध्रुव व्रत ये दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये दोस्तों इनके मिलान हो गए। देखिए दोस्तों इसके मिलान क्या हो जाएंगे, 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसके दो ये मिलान हो जाएंगे। देखिए दोस्तों 2 3 4 1 ये इसके मिलान हो गए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। इसमें से दोस्तों गलत कथन पूछा हुआ है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। गलत है दोस्तों, इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर दोस्तों गर्म क्षेत्र होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, शीत नहीं उष्ण कटिबंध हो जाता है, गर्म क्षेत्र। कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ये भी गलत है दोस्तों। इसे भी हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। गर्म क्षेत्र होता है, इसे भी हम क्या कहेंगे, उष्ण। और दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है, ये वाला भी गलत है दोस्तों। इसे कहते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पर दोस्तों बर्फीला क्षेत्र होता है, तो इसे बर्फीला क्षेत्र या शीत कटिबंध कहते हैं। इस प्रकार से ये तीनों कथन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी गलत हैं। आंसर हमसे क्या पूछा था, गलत शब्द पूछा हुआ था, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सभी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या काफ़ी दे रखी है, एक बार देख लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। आगे देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं
उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। दोस्तों ये इस ध्रुवों की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या रहता है, बर्फ जमी रहती है, शीत कटिबंध होता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं दोस्तों। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ठीक बात है दोस्तों, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है रहता है। दोस्तों ये गलत है। क्यों? सभी जो अक्षांश वृत्त हैं इनका आकार एक समान नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों ये छोटे होते जाते हैं, जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं ये छोटे होते जाते हैं, तो इनका आकार समान नहीं है। ये दोस्तों छोटे बड़े हैं। सबसे बड़ी 0 डिग्री रेखा होती है, सबसे छोटी 90 जो डिग्री है वो होती है। तो केवल एक कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, जो हमारे दो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। दोस्तों उत्तरी ध्रुव हमारा उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, इन रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है इनको क्या कहते हैं, देशांतर कहा जाता है। क्या कहता जाता है, देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यामोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है। तो ये दोस्तों प्रमुख यामोत्तर रेखा होती है, 0 डिग्री रेखा होती है, जो दोस्तों ग्रीनविच रेखा इसे बोलते हैं, GMLT। देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। दोस्तों जो 180 डिग्री पूर्व का समय होता है वो आगे का होता है, जो पश्चिम का समय होता है वो पीछे का समय होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। दोस्तों ठीक बात है, जो 180 यामोत्तर है दोस्तों ये पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट देता है, एक पश्चिमी एक पूर्वी। 180 पूर्व तथा 180 पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं, ये भी ठीक बात है। दोस्तों ये दोनों एक ही रेखा है, 180 डिग्री जो पूर्व की होती है और 180 डिग्री पश्चिम की रेखा है, वो दोनों एक ही रेखा है। जैसे कि 0 डिग्री एक रेखा होती है, तैसे ही ये 180 डिग्री एक ही रेखा है। इसमें हमारे दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर दोस्तों पू लगाता था, पश्चिम के लिए अक्षर पा का प्रयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 पश्चिमी
यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पहला कथन है ए, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। ठीक बात है दोस्तों। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ये पृथ्वी अपने उनका जो काल्पनिक अक्ष है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर ये उल्टा दे दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? केवल सी आंसर सही है, केवल ए सही है और आर गलत है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? दोस्तों 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। देखिए दोस्तों इसके किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। दोस्तों 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 1 घंटा होता है 60 मिनट के बराबर, तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूमेगी। तो इस प्रकार 1 डिग्री घूमने में ही 4 मिनट का समय लेती है। तो आपको याद रखना है 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होता है? दोस्तों 20 डिग्री का मतलब हो गया 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, तो 20 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 डिग्री का मतलब हो जाएगा 80 मिनट, 80 मिनट्स। 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट, ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो भारत का मानक समय दोस्तों आपको याद रखना है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है भारत का समय रेखा। देखिए दोस्तों भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, इससे होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है दोस्तों, आपको यह याद रखना है। भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। देखिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम पृथ्वी की गतियों को करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।